चलो देखो ध्यान से, पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वहां तुमको 1D टाइप क्वेश्चन करा दिए थे और कुछ प्रोजेक्टाइल के पाथ को पहचानना सिखा दिए थे, ठीक है। आज हम लोग उससे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। जैसे हम तुमसे कुछ वहां बेसिक बातें सिखाए थे, हम उसको हल्का फुल्का रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि अगर यहाँ पे प्लस 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 और इस प्लेट पे ऐसे माइनस 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 लिखा, वैसे मान लो कोई प्लेट टाइप का है, ऐसे कोई बड़ा सा प्लेट है, उसको ऐसे तुम देखो, जैसे मान लो ये प्लेट है, ये इसको हम ऐसे रख दिए और ऐसे इस प्लेट को फिर एक और ऊपर रख दिए। तो जो ये प्लेट है ना, इसका ये वाला हिस्सा इस पूरे पर ऐसे प्लस फैला हुआ है। तो ऐसे देखोगे तो तुमको केवल यहाँ 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 प्लस दिखाई देगा कि नहीं, जो कि ऐसे है और इसके पूरे एरिया पर प्लस है, ठीक है। वैसे इसको देखोगे अगर, तो अगर हम इसके तरह से बात करें, मान लो ये प्लेट है तो यहाँ पे पूरा माइनस है, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे रख दे तो तुमको देखो केवल ऐसे ऊपर वाला लाइन दिखेगा कि नहीं, माइनस, लेकिन है इस पूरे पर माइनस, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ तक देख रहे तो तुमको हम सिखाए थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके का, ठीक है। अच्छा, फिर हम तुमको पाथ के बारे में कुछ बात बताए थे। क्या बताए थे पाथ के बारे में, उसको रिवाइज करते हैं एक बार। कि अगर V और F के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तो उन दोनों के केस में जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लीनियर होगा। ये बता चुके थे हम तुमको। लेकिन अगर वेलोसिटी और F के बीच में थीटा जो है वो न तो 0 है और न ही 180 है, तो निश्चित तौर पे पाथ जो होगा वो पैराबोलिक टाइप का होगा। बात समझ में आ रही है? तो पिछले टाइम पे हम लोग स्ट्रेट लाइन पे कुछ हल्का फुल्का क्वेश्चन किए थे और फिर पैराबोलिक पाथ को पहचानना सीखे थे, ठीक है। आज उससे आगे बढ़ रहे हैं, देखना सुनना ध्यान से। जैसे ध्यान दो, एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, सुनना सब। मान लो कि बोला गया हम लोगों से कि कोई ऐसे है, प्लेट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ से ऐसे एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। इस तरह से कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो पहले प्लेट कौन सा होगा, ऊपर कौन सा प्लेट होगा, प्लस की माइनस, तो प्लस और नीचे की तरफ माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ किसी एक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन है लेट से और एक प्रोटॉन है, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच का, ये डिस्टेंस d गिवन है, ठीक है। और ये जो हाइट है वो है लेट से स्मॉल x, ठीक। तो पूछा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल x, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैपिटल E है। फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल x सच दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन will strike the plate simultaneously। पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहे हैं भाई। क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है कि किसी एक ही जगह पर, एक सेम पॉइंट पे प्रोटॉन भी रखा हुआ है और वहीं पर इलेक्ट्रॉन भी रखा हुआ है। तो अब हम लोग से पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या हो जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ प्लेट्स पर स्ट्राइक करे, ठीक है। अच्छा, पहले दिमाग लगाते हैं हम लोग। भाई ये सोचो, तुम्हें अगर याद हो हल्का फुल्का तो हम तुमको समझा चुके थे, अभी वीडियो रोक के हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले कुछ बेसिक बातें समझ लो। अगर हम तुमसे ये बोले कि भाई इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोले ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दिए, इलेक्ट्रॉन, तो इससे फोर्स ज्यादा लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। लेकिन अगर यहीं पर पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन होता जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो उन पर फील्ड का डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कि नहीं, सही बात है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि जो ये प्रोटॉन है वो किधर जाएगा, जो ये प्रोटॉन है वो नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा कि नहीं, सही है। अच्छा, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, दोनों को रिलीज किया गया, ठीक है, रिलीज्ड, ठीक है। अच्छा, तो प्रोटॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर तरफ चलना शुरू कर देगा ये। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या हो जिससे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ उस प्लेट पर स्ट्राइक करें। मतलब इलेक्ट्रॉन किस प्लेट पर स्ट्राइक करेगा, ऊपर वाले प्लेट पर, या अगर तुम इसको प्लस माइनस समझना चाहते हो तो देखो ये प्लस माइनस से भी समझ में आ जाएगा तुमको। देखो ये प्लस है ना और ये माइनस है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो प्रोटॉन है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो प्रोटॉन चलेगा नीचे, इलेक्ट्रॉन चलेगा ऊपर। तुमको बताना है x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ले सकते हैं हम लोग, me, और जो मास ऑफ प्रोटॉन हम क्या ले सकते हैं, mp, ठीक है। चलो 5 मिनट के वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो अच्छे से। फिर ट्राई करने के बाद सुनना
जैसे पहली नजर में हम लोग को ऐसा लग सकता है कि x की वैल्यू d/2 होनी चाहिए। समझते हैं पहले क्यों ऐसा। देखो अगर हम सही से बात करें, बताओ दोनों पर फोर्स सेम क्या अलग? भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। तो तुम सोचो ना, इलेक्ट्रॉन पे अगर हम चार्ज की बात करें तो भी E, प्रोटॉन में भी चार्ज E, एकदम सही बात है। लेकिन एक्सेलरेशन, फोर्स ऑन प्रोटॉन और फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन सेम होगा, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन इन दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो तो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है। बोले सर सही बात है। अब तुम ध्यान दो एक बार को, ठीक है? चलो देखते हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं किसकी? प्रोटॉन की। अच्छा, प्रोटॉन को किधर जाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो प्रोटॉन को कितना डिस्टेंस कवर करना है बताओ? x। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना? QE। Q कितना है? E, स्मॉल e अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि भाई फोर्स इक्वल्स टू ma तो होता ही है। तो हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं किसका? ये बताओ, प्रोटॉन का। और u की वैल्यू तो 0 है ही, u की वैल्यू जो है वो तो 0 है ही। बस ठीक है। अब इसमें तुम 1D इक्वेशन लगा ले सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ना डायरेक्शन बदल रहा है, ना ही मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो देखो कितना ट्रेवल करना है? x इक्वल ut प्लस हाफ a की वैल्यू EE अपॉन MP टाइम्स टी स्क्वायर हो गया कि नहीं? तो ये हम लोग की x की वैल्यू आ गई, इसको हम लोग लेट से इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहां तक बात क्लियर है क्या? चलो, ये तो हम लोग किसकी बात कर ली अभी? प्रोटॉन की। अब हम लोग चलो बात कर लेते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन की। देखना भाई, ये हम लोग की किसकी वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगी। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ रहे हैं, देखना सुनना ध्यान से। जैसे ये हम लोग का क्या मिला है? ये हम लोग को मिल चुका है किसकी कंडीशन? प्रोटॉन की। चलो अब इलेक्ट्रॉन पे सोचते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन, इसको ये किधर तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। ये x, ये पूरा d, ये हो जाएगा d माइनस एक्स। बात समझ में आ रही क्या? बोले सर ठीक है। अच्छा, अब देखना, इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर की तरफ हम लोग अगर एक्सेलरेशन निकालें तो फोर्स तो वही EE अपॉन ME होगा। लेकिन अच्छा, इसके लिए भी u की वैल्यू तो 0 ही है। तो देखो क्या लिखेंगे? d माइनस एक्स इक्वल ut मतलब 0 प्लस हाफ EE अपॉन ME इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, टी स्क्वायर क्यों लिखे हैं? क्योंकि दोनों को साथ में टकराना है ना, तो इसका मतलब कि दोनों के लिए लगने वाला टाइम तो सेम होना चाहिए। तो हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग चल रहे हैं। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। भाई देखो, अगर हम लोग के पास इक्वेशन 1 भी मिल चुका है, इक्वेशन 2 भी मिल चुका है, दोनों को डिवाइड कर दो। अगर हम 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लें तो देखना सुनना ध्यान से क्या होगा। भाई ये किसकी वैल्यू? ये है x की वैल्यू। तो देखो क्या आएगा? x अपॉन d माइनस एक्स, x अपॉन d माइनस एक्स, दिस अपॉन दिस करेंगे तो देखो 1/2 EE टी स्क्वायर सब कट जाएगा। तो देखो क्या बच रहा है? यहां बचेगा 1 अपॉन MP, यहां बच जाएगा 1 अपॉन ME। यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? ME अपॉन MP। देखो क्या मिला? x अपॉन d माइनस एक्स इक्वल ME अपॉन MP। अगर हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो देखो x MP प्लस ME इक्वल DME आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? तो ये इस तरीके से हो गया। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो देखो हम लोग को x की वैल्यू आ गई। कितनी आ रही है x की वैल्यू? तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी DME अपॉन ME प्लस MP। क्लियर हो रही है बात? तो ये आ गई x की वैल्यू। नोट कर लो इसको अच्छे से। अब नोट करने के बाद देखना भाई, देखो इसका ना एक और तरीका हो सकता था। इतना हम लोग को लेंथी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। देखो देखो सुनो, सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं। मेथड 2 देख लो, मेथड 2। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ना हम लोग दोनों सिस्टम मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम इस पूरे को कंबाइंड करके एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है? अच्छा देखो उससे फायदा क्या होगा। भाई देखो इस पे फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? इस वाले पर इलेक्ट्रॉन को फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। और प्रोटॉन फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। कितना लग रहा है? बोले इस पर भी EE लग रहा है, इस पर भी EE लग रहा है। तो जो नेट फोर्स हो वो 0 हो गया कि नहीं? F नेट 0। अगर F नेट 0 है, अच्छा शुरू में दोनों रेस्ट में थे, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है? दोनों के केस में तो वो भी 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी सिस्टम का 0 हो, F नेट 0 हो, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो तो वहीं रहता है। तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग को याद हो कुछ, तो पॉइंट मास पार्टिकल के लिए हम लोग अगर 2 पॉइंट मास सिस्टम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? m1x1 इक्वल m2s2 लिख सकते हैं। तो ध्यान दो, अब इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस है, क्योंकि उसको ऊपर जाना है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग चल रहे तो क्या लिखेंगे? ME इंटू D माइनस एक्स इक्वल
प्रोटॉन को नीचे की तरफ ट्रैवल करना है, क्या आ जाएगा mp इंटू एक्स। देखो आ गया आंसर। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो देखो ये यही चीज है, देखो me d माइनस एक्स mp इंटू एक्स, देखो यही चीज दिख रहा है कि नहीं। बस इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, x डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे कि भाई मेथड 2 में क्या था, मेथड 2 में था कि नेट फोर्स 0 था, नेट फोर्स 0 है और सिस्टम का इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। अगर ये दोनों 0 0 था तो हम लोग को पता लग गया कि भाई जो सेंटर ऑफ मास है पूरे सिस्टम का वो वही रहेगा। और 2 पॉइंट मास सिस्टम था तो हम लोग m1x1 इक्वल्स टू m2x2 लगा लिए और यहाँ से फिर हम लोग फर्दर सॉल्व करके अगेन वही x तक पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसको पूरा सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखो ये हम लोग कुछ बेसिक सी बात कर लें किसकी, स्ट्रेट लाइन के करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी और बात करते हैं किसकी, अब प्रोजेक्टाइल की। अगर मान लो प्रोजेक्टाइल में कुछ न्यूमेरिकल्स पूछना हो गया तो किस तरह से वहां न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उस पर बात करते हैं। देखना सुनना। चलो अब देखना भाई, कुछ प्रोजेक्टाइल वाले बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड लगाया गया है। ठीक है, ऐसे डाउनवर्ड लगा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल का मास m है और उस पर चार्ज q है। इसको ऐसे किसी u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो कर दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा नीचे की तरफ g लग भी रहा है। तुमसे पूछा जा रहा है पहली बात कि पाथ कैसा होगा, पाथ देखो। सेकंड, अच्छा हम लोग अगर बात करें तुम ये सोचो तो इससे फोर्स किधर लग रहा है, mg किधर लग रहा है, नीचे। QE भी किधर लगेगा, नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अरे जो चार्ज है वो पॉजिटिव हम लोग मान के चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। तो देखो ये इधर स्पीड है, इधर फोर्स है। देखो ये एंगल जो है वो 0 और 180 के अलावा कुछ और लग रहा है, मोर देन 90 दिख रहा है ये। तो इसका मतलब कंफर्म जो पाथ होगा वो तो पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी भाई। सेकंड पूछा जा रहा है कि चलो बताओ कि टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड। ठीक है, अगर इसको हम ग्राउंड लेके चल रहे हैं ये पूरा, तो देख बताना है तुमको कितनी देर बाद ये इसी ग्राउंड पर अगेन स्ट्राइक कर रहा होगा। थर्ड बताना है कि रेंज कितना होगा। फोर्थ पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट। चलो 5 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो अच्छे से। ये हम लोग का क्वेश्चन है भाई। चलो क्वेश्चन ट्राई करने के बाद सुनना, सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग बात करते हैं। पहली बात तो हम तुमको समझा दिए कि अगर u और फोर्स के बीच में एंगल जो होगा वो 0 और 180 के अलावा कुछ भी होगा तो पाथ कंफर्म पैराबोलिक होगा। तो ये वाला सेक्शन तो हो गया हम लोग का। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तुमको ना प्रोजेक्टाइल वाला प्रूफ एकदम अच्छे से समझ के रखना है, उसी के हिसाब से चलेंगे तो डायरेक्ट अच्छे से आ जाएगा ये। जैसे सोचो अगर हम बात करें किसकी, एक्स एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग, देखना सुनना। अगर हम एक्स एक्सिस लेके चल रहे हैं तो बताओ यू एक्स कितना है, एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा। एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स है क्या, बोले नहीं, एक्स के लॉन्ग तो कोई फोर्स ही नहीं है। चलो वाई एक्सिस में बात करते हैं। वाई एक्सिस में यू वाई कितना है, ये वाला कंपोनेंट वाई के लॉन्ग का कंपोनेंट इधर एक्स मान रहे हैं इधर वाई मान रहे हैं। ठीक है, तो यू वाई कितना आ गया, यू साइन थीटा। अगर तुम्हें याद हो तो ऐसा हम लोग प्रोजेक्टाइल में करते रहते थे। ठीक है, अब थोड़ा फोर्स पे ध्यान दो भाई। अगर हम फोर्स के करेस्पॉन्डिंग चले तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा कौन, mg, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी बताई गई है, नीचे की तरफ mg। अच्छा नीचे की तरफ QE भी लग रहा होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, mg प्लस Q। ये तो नेट फोर्स हो गया, डिवाइडेड बाई मास करना पड़ेगा। अरे क्योंकि अगर हम लोग को एक्सेशन निकालना है तो भाई नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेशन तो करेंगे ही करेंगे ना। इस तरह से आ जाएगा, तो हम लोग का एक्सेशन आ गया y के अलॉन्ग। ठीक है, अच्छा तो हम लोग को ay पता है, uy पता है। अच्छा uy किधर ऊपर, ay किधर है नीचे, तो ये एक्चुअली में रिटार्डेशन वाला होगा। ठीक है, तो रिटार्ड कर रहा होगा या तो हम आगे माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या पता लगाना है, टाइम पीरियड, रेंज और मैक्सिमम हाइट पता लगानी है। चलो दिमाग लगाते हैं एक बार हम लोग, सुनना ध्यान से भाई। अगर हम लोग बात करें तो देखो पहले कितनी देर में ऊपर जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी वो पता लगा लेते हैं। तो देखना vy इक्वल 0, uy कितना है, uy है u साइन थीटा माइनस ay जो है वो mg प्लस QE होल अपॉन m टाइम्स स्मॉल t है कि नहीं। ठीक है, तो देखना यहां से हम इधर उधर करें तो देखना t इक्वल क्या आ जाएगा, m u साइन थीटा अपॉन mg प्लस QE। देखो सुनो ध्यान से, इसको हम लोग इस साइड ले गए हैं, m का मल्टीप्लाई करने। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो देखो ये हम लोग क्या मिल चुका है, t। ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जितनी देर में वो ऐसे ऐसे करते हुए टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचेगा और फाइनल वेलोसिटी कितनी जाएगी, 0। ठीक है, अच्छा याद करो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में तुम सोचो ना, mg भी फोर्स नहीं बदल रहा है, QE भी नहीं बदल रहा है, तो जितना टाइम जाने में लगेगा एग्जैक्टली उतना ही टाइम आने में लगेगा कि नहीं। तो अगर तुम्हें याद हो तो टाइम पीरियड जो होता है वो 2t होता था।
जितना जाने का टाइम नीचे आने का टाइम टी अप इक्वल्स टी अप प्लस टी डाउन होता था। देखो एक्चुअली में अगर तुमको याद नहीं आ रहा तो तुम बार बार प्रोजेक्टाइल की कॉपी देखो इस बार, ठीक है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका होगा तुम्हारा 12th 11th सही से तैयार रखने का। तो तुम्हें एक ख्याल रखनी है इस बात को। जैसे कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर 12th लेके चल रहे हैं फिर 11th तो हम लोग मिस करते जा रहे हैं। तो तुम देखो ना, जब तुमको यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो तुम देखो कि अच्छा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है तो प्रोजेक्टाइल की कॉपी खोलो और प्रोजेक्टाइल की कॉपी से पढ़ो कि अच्छा अगर तुम्हें हल्का भी लग रहा है कि यार नहीं याद आ रहा है तो तुरंत प्रोजेक्टाइल की कॉपी से पढ़ो। ऐसे फायदा क्या होगा कि तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो चल ही रहा है, वो प्रोजेक्टाइल भी धीरे धीरे रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। तो कोशिश रखो कि जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं किसी और चैप्टर का 11th का हो चाहे 12th का हो, तुरंत उसकी कॉपी देखो और उसमें धीरे धीरे प्रोसीड करो। अभी तो 12th का नहीं आएगा लेकिन आगे जाके हो सकता है 12th का भी आए 11th का भी आए। तो तुम्हें एक ख्याल रखना कि जितनी ज्यादा रिवाइज करोगे कॉपियों को उतना बेहतर तरीके से तुमको समय के साथ वो याद रहेगा, ठीक है। अच्छा अब इसको डबल करेंगे भाई, डबल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2mu sin थीटा अपॉन mg प्लस ऑफ QE। बात समझ में आ रही है। तो देखो ये हम लोग का क्या मिल गया, ये हम लोग का हो गया टाइम पीरियड। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पुराना वाला तो अलग सा दिखता था, पुराना वाला तो 2u sin थीटा बाई g दिखता था। तो देखो सुनो, तुम देखो ना यहाँ पे ना QE फोर्स गायब करके देखो, अगर हम इस QE को छुपाएं तो देखो m से m कट गया तो देखो 2u sin थीटा बाई g आ गया कि नहीं, सही बात है। तो ये इस वजह से बस केवल QE एक्स्ट्रा हुआ है तो टाइम पीरियड ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखना सुनना, हम लोग को क्या मिल चुका है, ये टाइम पीरियड मिल चुका है, ठीक। अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ के हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट। अब याद करो भाई मैक्सिमम हाइट तो ये होगा जहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लो मोशन का, क्या होता है vy स्क्वायर uy स्क्वायर। तो uy स्क्वायर कितना u sin थीटा और जो vy स्क्वायर है वो तो 0 हो गया, तो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस क्योंकि रिटार्डेशन है 2 a की वैल्यू mg प्लस ऑफ QE अपॉन m इनटू मैक्सिमम हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते थे h से। तो यहां से हम लोग का h देखेंगे अगर तो देखो कितना आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किसका m का अपॉन 2 टाइम्स ऑफ mg प्लस ऑफ QE। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो देखो ये हम लोग को क्या मिल गया, ये हम लोग को मिल गया मैक्सिमम हाइट। एक बार फिर से चेक करो, अगर ये QE नहीं होता तो देखो ये mm कट जाता कि नहीं, तो देखो h कितना आ रहा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाता, देखो वापस वही रिजल्ट आ गया, ठीक। अच्छा अब हम लोग को किसकी बात करनी है, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है रेंज को, ठीक है। देखो रेंज के बारे में बात करते हैं। देखो अगर हम लोग रेंज लेके चले तो भाई रेंज मतलब कि कौन इस पार्टिकल को ऐसे धीरे 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 ऐसे आगे की तरफ लेके जा रहा है, तो आगे की तरफ तो x वाली वेलोसिटी लेके जा रही है। तो अगर हम लोग रेंज r लिखे r इक्वल x इक्वल मतलब हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला ux कितना है u cos थीटा। यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो किसके इक्वल लगा होगा, टाइम पीरियड के इक्वल लगा होगा। अब यहां से यहां आने में जो टाइम लगा होगा वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल लगा होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी u cos थीटा इनटू t। अच्छा आगे क्यों नहीं लिखना, आगे इसलिए नहीं लिखना क्योंकि u t प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर होता है, तो a वाला पोर्शन तो 0 है x के लिए, ठीक है, तो हटा दिए हम लोग। तो यहां से देखना ध्यान से, अगर हम रेंज लिखें, देखो टाइम पीरियड की वैल्यू पता है ना, रख दो। तो देखना सुनना ध्यान से, जब हम टाइम पीरियड रखेंगे देखो यहाँ पे क्या है 2u sin थीटा, वहां क्या है u cos थीटा, तो 2u sin थीटा cos थीटा मिलके sin 2 थीटा बन जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा हम लोगों को, तब देखना यहां मिल जाएगा m u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ये जो नीचे का पोर्शन चल रहा है वो तो वही चलता रहेगा, कितना mg प्लस ऑफ QE। बात समझ में आ रही है। देखो हम लोगों को क्या मिल गया, ये हम लोगों को रेंज मिल गया। वापस ऐसे एक बार बात कर लो, QE अगर छुपा ले हम तो देखो m से m कट जाएगा, रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, तो ये इस तरीके का है, ठीक है। अब बात ये आता है कि सर ये याद कैसे होगा, किस तरह से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो देखो बहुत एक्चुअली में ना आसान सा है ये याद रखना, ठीक है। उसको देखो याद करने का तरीका क्या है, देखो सुनना ध्यान से। देखो हमारे पास अभी बोर्ड पे इस टाइम पे रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हम लोग दिमाग ये लगा रहे हैं कि किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। जैसे सुनो ध्यान से, हमेशा क्या किया करो ना, पहले एफ नेट लिख लिया करो कि इफेक्टिव फोर्स कितना है, फिर इफेक्टिव फोर्स को एम जी इफेक्टिव के इक्वल कर लिया करो, और वहां से जो जी इफेक्टिव आएगा
वो अपने फॉर्मूले में पुट कर लिया करो। अपना कौन सा फॉर्मूला? वो फॉर्मूला जो हम बेसिक मान के पढ़े रहते हैं, जैसे एच मैक्स, इसका फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था कि नहीं? तो उसको जी ना जी इफेक्टिव लिख लो, जी की जगह पे। ऐसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो उसको भी जी इफेक्टिव याद रख लो, ठीक है। अच्छा, ऐसे जैसे हम लोग रेंज का जो फॉर्मूला पढ़े थे उसके करेस्पॉन्डिंग भी चलो क्या लिखेंगे। तो अगर हम रेंज के लिए बोले तो रेंज देखना, रेंज का फॉर्मूला क्या आया था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इफेक्टिव। यहां तक बात क्लियर हो रही है क्या? तो ये इस तरीके की कहानी है, ठीक है। तो देखो ये रेंज हो गया, ये मैक्सिमम हाइट हो गया और ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब देखो हर जगह जो जी इफेक्टिव लिखा देखो उसको हम कैलकुलेट कराते हैं यहाँ पे ना। देखना जो ये फॉर्मूला है ना, देखना वो तुरंत बना देंगे हम लोग। देखो सुनो, जैसे मान लो यहाँ बोले कि चलो एफ नेट लिखो, हमेशा एफ नेट लिखना होता है, हमेशा याद रखो उसको। एफ नेट हमेशा लिखो, फिर उसको इक्वल कर दो किसके? एम जी इफेक्टिव के, और जी इफेक्टिव निकाल के अपने उसे फॉर्मूले रख दोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो तुमसे बोले कि भाई एफ नेट कितना, तो तुम बोले कि सर पहले एम जी था, एक क्यूई और नीचे लग गया तो एम जी प्लस क्यूई, उसको किया हम जी इफेक्टिव के इक्वल। तो बताओ जी इफेक्टिव आएगा कितना? तो जो जी इफेक्टिव आएगा वो एम जी प्लस क्यू ई अपॉन एम हुआ कि नहीं? बोले सर सही बात है। तो तुम देखो ना, इसको जी इफेक्टिव की जगह रख दो। जी इफेक्टिव की जगह जैसे रखोगे तुमको देखो बाकी डेरिवेशन मिल जाएंगे। देखना सुनना, जैसे तुम यहाँ रखो जी इफेक्टिव की वैल्यू एम जी प्लस क्यू ई बाई एम, तो एम ऊपर चलेगा कि नहीं? तो देखो यही रेंज का वैल्यू आ गया। वैसे जी इफेक्टिव यहाँ रखो एम जी प्लस क्यू ई बाई एम, तो देखो ये एम ऊपर चला गया कि नहीं? देखो ये चीज आ गया। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे तुम एच मैक्स देखो, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, जी इफेक्टिव रख दो एम जी प्लस क्यू ई बाई एम, तो देखो ये एम ऊपर जाएगा तो वापस यही चीज आ जाएगा कि नहीं? कौन सा चीज? जो पहले हम लोग मिटा दिए यहाँ से वो चीज आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है क्या? तो करने का यही तरीका, ठीक है। किस तरह से डेरिवेशन करेंगे वो पूरा तुमको हम करा दिए, तो ये वैसी कहानी, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लीजिए कि इसी के जगह पर इस चीज को ऐसे पलट के लगा देते तब, तो पहली बात अब सोचो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एम जी माइनस क्यू हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे भी एम जी माइनस क्यू, तो यहाँ पे हर जगह वही फॉर्मूला रहेगा, बस माइनस आ जाएगा। वैसे एच का फॉर्मूला भी लिख लेंगे, एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टाइम्स एम जी माइनस क्यू, और जो नीचे वाला एम है वो ऊपर आ जाएगा, तो देखो ये हम लोग का एच मैक्स भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब हम लोग यहाँ से सीखे पहले। अच्छा एक और बात भी हो सकती थी, ये भी हो सकता था कि क्यू ज्यादा हो जाता, तो ये हम लोग किस केस में लिखे? ये हम लोग तब लिखे हैं जब एम जी ज्यादा है और क्यू क्या है? कम, ठीक है। तो अगर इफेक्टिव ऊपर हो जाएगा तो पाथ चेंज हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये इस तरह की कहानी है भाई, अगर क्यू ज्यादा होता तो वो ऐसे ऐसे घूम जाता इस तरह की, ठीक है। अब देखो ये हम लोग किसकी बात की अभी तक? हम लोग अभी तक पूरी बात कर लिए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब हम लोग की बात किसके किसकी हो चुकी है बताओ? 1D की हो गई, 2D की हो गई, 2D मतलब ये प्रोजेक्टाइल की हो गई। अब 2D में एक और मोशन हो सकता था, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो उस पर बेस्ड एक आध दो क्वेश्चन करते हैं। अब फिर से वही बात कि अगर तुमको याद नहीं आएगा तो तुम अगेन अपनी सर्कुलर मोशन वाली कॉपी देखोगी और वहां से नोट्स को रिवाइज करके तब यहाँ के टॉपिक को पूरा मैच कराओगे, ठीक है। इसी बहाने तुम्हारा सर्कुलर भी रिवाइज हो जाएगा। सर्कुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही भाई 11th का। देखो अब हम लोग 2D का एक और टाइप लेके चल रहे हैं, जब हम लोग पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा देते, ठीक है। देखना सुनना ध्यान से, अब इसी बहाने हम लोग का सर्कुलर भी रिवाइज हो जाएगा थोड़ा बहुत। देखो सुनो, जैसा तुमसे बोले कि एक स्ट्रिंग है, तुमको अगर याद हो तो हम लोग जो ये केस लेके चल रहे हैं ना, वो केस है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तो यहाँ तुम्हें अगर याद हो दो एक केस आता था, एक जब स्ट्रिंग से बंधा हो और एक जब वो रॉड से बंधा हो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको स्ट्रिंग लेके चल रहे हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा हो क्या रहा है भाई? इस पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, किधर की तरफ? ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई, ठीक। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया भाई कैपिटल ई, ठीक है, मान लिए। अच्छा नीचे की तरफ जी भी लग रहा है, नीचे की तरफ जी भी एप्लीकेबल, ठीक है। और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास है m और चार्ज है q, इसको इधर की तरफ ऐसे थ्रो किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि u मिनिमम कितना हो कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। u फाइंड, ऐसे क्वेश्चन है, फाइंड u मिनिमम सच दैट particle will complete its vertical circular motion, ठीक है। देखो सुनो
क्या बोला जा रहा है कि यू मिनिमम की वैल्यू बतानी है सच दैट पार्टिकल विल कंप्लीट इट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कि जो पार्टिकल है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले। ठीक है, 10 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो एकदम अच्छे से। अब सुनना देखो भाई, क्या पूछा जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे की तरफ लग रहा है। ट्राई करने के बाद सुनो ध्यान से। जैसे तुमको ने पहले बेसिक चीज पढ़ाना पड़ेगा कि इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में करते कैसे थे। ठीक है, फिर हम लोग जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला डेरिवेशन अच्छे से समझ याद आ जाएगा हम लोग को, तो फिर हम लोग वापस इसी पर आएंगे। ठीक है, देखना सुनना ध्यान से। अब हम सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं। हो सकता है तुमको याद ना आ रहा हो, अगर याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद आ रहा है तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखना सुनना, हम पूरा एक बार हल्का फुल्का रिवाइज करा रहे हैं तुमको, समझ लो सब अच्छे से। जैसे अगर हम बोले कि किसी पार्टिकल है, किसी पार्टिकल को ऐसे स्ट्रिंग बांध के ऐसे हम एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए उसको थ्रो कर दे, घुमा दे, ऐसे फेंक दे उसको, ताकि वो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना शुरू कर दे। तो ये मान लो इधर की तरफ है, इसका यू स्पीड। ठीक है, अच्छा ये लेंथ है लेट से एल, या अच्छा पिछले वाले में दिया हुआ था भाई वो जो स्ट्रिंग का लेंथ था ना उसको आर मानना। ठीक है, तो ये वैल्यू है आर। अब हम लोग से यहाँ पे बेसिक अगर हम बात करें तो वहां पे केवल mg फोर्स नीचे लगता था, तो यहाँ पे सिर्फ फिलहाल हम लोग mg की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो सुनो कैसे करेंगे भाई, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में mg फोर्स लग रहा है। अच्छा, और अगर तुम ध्यान दे रहे हो सर एक और फोर्स तो लग रहा है, टेंशन तो लग ही रहा है। हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ WET लगा सकते हैं। WET अगर हम लोग देखें तो क्या होता था फॉर्मूला कि वर्क डन बाई ऑल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मान लो यहाँ स्पीड इस यू से फेंके हैं और यहाँ स्पीड है लेट से v हो गया। ठीक है, अच्छा कि नीचे की स्पीड v u था, ऊपर की स्पीड v है। अच्छा, अब हम लोग अगर वर्क डन बाई ऑल देखें तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो फोर्सेस है, एक वर्क डन बाई mg और एक है वर्क डन बाई टेंशन इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। भाई वर्क डन बाई टेंशन जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि फोर्स टेंशन इधर लग रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर, फिर टेंशन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, टेंशन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो हर बार 90 डिग्री एंगल बन रहा है। FD cos थीटा तो cos 90 तो जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब हम mg का वर्क देखना, mg नीचे डिस्प्लेस हुआ है ऊपर, तो माइनस आ जाएगा mg फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2r इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ये u मिनिमम पता लगा रहे हैं अभी। अच्छा, अभी तो हम लोग मिनिमम का कंडीशन सोचेंगे कि मिनिमम की कंडीशन क्या होगी। चलो देखो सुनो ध्यान से भाई, m हर जगह से कट जाएगा, mv स्क्वायर इसको इधर ले आओ इधर और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या मिल जाएगा mu स्क्वायर माइनस 2mgr। देखो सुनो ध्यान से, अच्छा नहीं 2 का मल्टीप्लाई किया है ना तो यहाँ तो 4 हो जाएगा ना। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं और इस वाले को इधर ले आया, तो देखो mu स्क्वायर प्लस में हो गया है, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 1/2 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 4 हो गया। ठीक, अच्छा देखो ये हम लोग को किसकी मिल गई वैल्यू, mv स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ वाले पॉइंट पर एक बार फोकस करो तो भाई अगर हम ध्यान दे तो इधर की तरफ t लग रहा होगा क्या, इधर की तरफ और कौन लग रहा होगा, mg लग रहा होगा क्या, ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा क्या। तो देखो क्या लिखेंगे वहां पे, अगर हम उसके करेस्पॉन्डिंग चले तो देखना लिखेंगे क्या, t नीचे प्लस mg इक्वल mv स्क्वायर बाई आर। तो देखो t इक्वल क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर माइनस ऑफ mg, और t की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए 0 के, क्योंकि तभी तो स्ट्रिंग टाइट रहेगा और तभी वो पार्टिकल जो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाएगा। अच्छा मिनिमम के लिए बात करेंगे तो हम लोग इसको 0 के इक्वल कर देंगे। अगर हम 0 के इक्वल करें तो तुम देखो ये इधर आएगा, तो देखो m से m कट जाएगा, तो v मिनिमम कितना आया, v मिनिमम अंडर रूट आर जी आ गया कि नहीं, बोले सर ठीक है। अब v मिनिमम अगर अंडर रूट आर जी आ गया तो तुम यहाँ रख के देखो m पहले हर जगह से काट दो, तो देखो सुनो u स्क्वायर यहाँ कितना है, रूट आर जी था तो स्क्वायर कर देंगे तो आर जी, इधर से आके 4rg जुड़ जाएगा उसमें तो 5rg, तो जो u की वैल्यू है u मिनिमम अगर हम बात करें u मिनिमम तो वो कितना आ गया अंडर रूट 5rg हो गया कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। तो ये हम लोग का कौन सा डेरिवेशन हम लोग किए, ये हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तुम सोचो ना कि एक्चुअली में अब यहाँ पे वो चीजें वैसे ही चल रही होंगी, बस एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड अप्लाई कर दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डाउनवर्ड लगा देंगे, सुना देखना ध्यान से, तो वर्क डन बाय ऑल इक्वल्स टू डेल्टा की एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे अब mg था ही, टेंशन था ही, एक और फोर्स आ गया कौन सा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वर्क डन बाय टेंशन अभी भी 0 क्योंकि अभी भी वो 90 डिग्री बन रहा होगा। अब अगर तुम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख रहे हो, ध्यान सुनना, वर्क डन बाय अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख रहे हैं तो भाई पॉजिटिव चार्ज था ना, Q और M दोनों लिखे थे ना हम लोग,
तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैटायन फोर्स लगता है, तो QE नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ये अगेन माइनस में आएगा QE इंटू 2R, ठीक है, क्योंकि एंगल 180 डिग्री बन रहा है। अच्छा, जब हम लोग इस वाले पोर्शन को इधर उधर करेंगे, देखना सुनना ध्यान से, तो अगर हम लोग लिखें, देखो अगर यहां से ना MU स्क्वायर लिखते हैं एक बार, देखो MU स्क्वायर इक्वल, देखना क्या आएगा, MV स्क्वायर, इधर जाके दोनों प्लस हो जाएंगे, 2R हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, QE प्लस MG। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? तो देखो ये हम लोग को किसकी वैल्यू मिल गई, ये हम लोग को मिल गया MU स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वापस आ जाओ, देखो QE किधर लग रहा होगा, QE लग रहा होगा नीचे, तो यहाँ पे एक और फोर्स आ जाएगा, क्या लिख लेंगे इसको हम लोग, प्लस QE इक्वल MV स्क्वायर अपॉन R। बात समझ में आ रही है क्या? तो दोनों को जब हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग देखो लिखेंगे, इधर हटा रहे हैं इस वाले पोर्शन को, माइनस MG माइनस QE, ये हुआ, इन दोनों को इधर लेके आए, ये किसकी वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई, इसको किसके इक्वल कर देंगे, ग्रेटर और इक्वल करेंगे 0 के, फिर मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम की बात इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो देखना सुनना, तब देखो V मिनिमम कितना आया, देखो V मिनिमम जो आएगा, इन दोनों को इधर ले आओ, दोनों पॉजिटिव में, R का मल्टीप्लाई और M डिवाइड कर देंगे, देखना सुनना क्या आएगा, MG प्लस QE इंटू R होल अपॉन M, और पूरे पर रूट लग जाएगा। एक बार दोबारा से लिख रहे हैं, देखो क्या लिखेंगे, माइनस QE इंटू 2R माइनस MG इंटू 2R, ये होगा कि नहीं, सही है क्या? जब हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे साइड, तो यहां कितना आ जाएगा, यहां 4 आएगा, ठीक है क्या? तो अब देखो, अब अगर रखोगे, स्क्वायर कर दिया तो रूट गायब, M से M कैंसिल, तो तुम देखो MG प्लस QE इंटू R, और यहाँ 4 है, तो जुड़ के 5 हो जाएगा कि नहीं? तो देखो क्या आएगा, अगर हम लिखें तो देखना U मिनिमम जो आएगा ना, U मिनिमम यहाँ पूरा सॉल्व करेंगे, जब M वगैरह कट पिट कर लेंगे, तो देखना आएगा अंडर रूट में 5R QE प्लस ऑफ MG। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये हम लोग को देखो U मिनिमम मिल गया। अब बात ये समझ में आती है, सर तो बहुत लेंथी हो गया। देखो बहुत लेंथी नहीं हुआ एक्चुअली में, देखो ध्यान दोगे अगर, तो तुम देखो हम एक्चुअली में पुराने जैसे दोबारा कराएं, तुमको समझ में आएगा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला केवल MG की वजह से, तुम इसको दोबारा करो, एक बार दोबारा करोगे ना पूरा अच्छे से, तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम वर्क डन में और लिख रहे हैं, वर्क डन में टेंशन हमेशा 0 होगा। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में यहाँ आ सकता है कि सर यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं करा रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व करा सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो पिछले वाले में भी कंजर्व करा सकते थे, यहाँ पे भी कंजर्व करा सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, और अगर दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तो करा ही सकते हैं। तो उस केस में तुम सॉल्व करोगे ना, तो भी वो यही इक्वेशन बनेगा एट देन, ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब बात यह आती है कि सर यहाँ से कुछ हम इसको डायरेक्ट जुगाड़ लगा के याद कर सकते हैं क्या? तो बोले बिल्कुल, याद रखने का हमारे पास एक वही तरीका है जो अभी हम लोग जस्ट इसके पहले पढ़ के आ रहे हैं। देखो सुनो, क्या पढ़ के आ रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग पढ़ के आए कि जो भी तुम्हारे पास मेन फॉर्मूला है, उसमें अगर तुमको G दिख रहा है ना, तो उसको तुम G इफेक्टिव से याद रख लो, और फिर आराम से जब भी तुमको कोई नया क्वेश्चन मिलेगा उसमें F नेट लिखना, और F नेट लिख के उसको कैलकुलेट कर लेना। जैसे समझते हैं एक बार, देखो हमारे पास U मिनिमम का फॉर्मूला वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में क्या आया था, अंडर रूट 5RG था कि नहीं? तो G मत याद रखो, उसको क्या याद रखो, G इफेक्टिव याद रखो। क्या फायदा होगा इससे? इसी मेथड 2 मान लो, ठीक है, क्वेश्चन को समझने का, करने का, कि हमेशा F नेट लिखो, F नेट को इक्वल कर दो MG इफेक्टिव के, और वो जो G इफेक्टिव आएगा, G इफेक्टिव कहां से निकालेंगे, F नेट अपॉन M करके, और वही G इफेक्टिव यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे इसी क्वेश्चन में चेक करो, F नेट कितना है भाई, F नेट जो था MG भी नीचे QE भी नीचे, तो F नेट कितना आ गया, MG प्लस QE, किसके इक्वल कर दिए, MG इफेक्टिव के। तो देखो यहां से जो G इफेक्टिव आया, G इफेक्टिव वो कितना आएगा, MG प्लस QE होल अपॉन M हुआ कि नहीं? अब ये चीज वहां रख के देखो, तो यहां से देखो U मिनिमम डायरेक्ट आ जाएगा कितना, अंडर रूट 5R MG प्लस QE होल अपॉन M। यहां तक बात क्लियर हो रही है क्या? तो देखो ये हम लोगों को क्या मिल गया, ये हम लोगों को मिल गया U मिनिमम। क्लियर हो रही कहानी? तो इस तरीके से नोट कर लो इसको भी। अब देखो, जैसे अब मान लो किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर तरफ लगा देंगे तब, तो फिर वैसा ही कहानी कि अगर MG ज्यादा रहा
तो जी इफेक्टिव में क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव में आ जाएगा mg माइनस QE। तो फिर वहां पे फॉर्मूला u मिनिमम का क्या बन जाएगा बताओ, √5r mg माइनस QE अपॉन m। ठीक है, तो हमेशा याद रखने का, करने का ऐसे ही तरीका रखो। देखो जैसे अब कभी कभी क्वेश्चन आता है बच्चों का कि अगर मान लीजिए सर इस तरह से लगा हुआ है तब, तो तुम जो तुम्हें याद कराए ना वही याद रखो। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई पार्टिकल है ऐसे नीचे की तरफ रिलीज कर रहे हैं हम लोग, मान लो इसका मास है m, लेट से चार्ज है q, तो पूछा जाएगा कि u मिनिमम कितना हो कि जिसके थ्रू ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर सके। ठीक है, अच्छा भाई वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात फिर से कर रहे हैं तो तुम अगेन क्या करो, एफ नेट लिखो। एफ नेट होगा कितना भाई, अच्छा देखो mg किधर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, QE पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना, QE इधर। तो अगर हम एफ नेट लिखेंगे तो अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर। अरे अंडर रूट ए का प्लस बी का प्लस 2ab cos थीटा होता है ना, तो वही यूज करने हम लोग यहाँ पे। अच्छा किसके इक्वल कर देंगे इसको, mg इफेक्टिव के। तो देखो g इफेक्टिव कितना हो जाएगा, बोले g इफेक्टिव हो जाएगा अंडर रूट mg का होल स्क्वायर प्लस QE होल स्क्वायर होल अपॉन क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो देखो ये हम लोग को g इफेक्टिव मिल जाएगा। अब जैसे ही g इफेक्टिव मिलेगा तो अगर u मिनिमम की बात करें तो अंडर रूट 5r, g इफेक्टिव कितना है, अंडर रूट mg होल स्क्वायर प्लस QE होल स्क्वायर होल अपॉन m। ठीक है, तो देखो ये हम लोग को मिल जाएगा u मिनिमम। क्लियर हो रही कहानी। अच्छा वो u मिनिमम कहाँ होगा, तो ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा कि अगर u मिनिमम को हम लोग को पता लगाना है तो तुम देख लो जहां पे t मिनिमम होता है वहीं पर u मिनिमम होता है। ठीक है, जैसे अगर ये पार्टिकल को हम लोग ऐसे सर्कुलर मोशन करा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे मान लो कि ये इस तरह का सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे। ठीक है, हम लोग बोले सर ठीक है अच्छा, तो तुम ध्यान दो अगर ये यहाँ पे इसका सेंटर ये स्ट्रिंग ऐसे बंधा हुआ है, ये इस तरह से स्ट्रिंग है, तो तुम देखो सबसे ज्यादा फोर्स इधर ही लग रहा होगा कि नहीं, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पर सबसे कम फोर्स लग रहा होगा। देखो समझते हैं हम, जैसे ऐसा सोचो भाई नेट फोर्स प्रोडक्शन क्या होगा, ये इधर होगा कि नहीं, और हर बार नेट फोर्स इधर ही लगता रहेगा कि नहीं। तो तुम सोचो जब ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा तो सबसे ज्यादा फोर्स जब वो यहाँ होगा तभी यहीं पर होगा कि नहीं। और उसी तरीके से तुम एकदम सही से सोच पा रहे हो तो तुम अगर एग्जैक्टली अपोजिट जाओ तो यहाँ पे इधर सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा तो टेंशन सबसे कम आएगा कि नहीं, क्योंकि टेंशन जो था वो हमेशा अंदर की तरफ लगता है। जैसे देखो यहाँ टेंशन अंदर की तरफ, तो जो नेट फोर्स है वो भी अंदर की तरफ लग गया, तो केवल इसको सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करना होगा। लेकिन यहाँ टेंशन अंदर, तो यहाँ एफ नेट भी बाहर लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल भी बाहर लग रहा है, तो टेंशन सबसे ज्यादा होगा कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये स्पीड कहाँ की है, ये यहाँ की u मिनिमम होगा। तो फिर ये इस तरीके से फिर सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। वैसे तुमसे इतना डीप कभी नहीं पूछा जा रहा है, तुमसे नॉर्मल से बातें पूछेंगे। तो पिछला जो हम क्वेश्चन जस्ट करा के आए ना उस तरह से तुमको ख्याल रखना है। तो तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ पर होगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ भी गया तो तुमसे पूछा जाएगा कि u मिनिमम कितना होगा, केवल यही पूछा जाएगा। अगर u मिनिमम पूछा जाए तो बहुत आसान है कि भाई एफ नेट पता लगा लो, एफ नेट पता लगाने के बाद यहाँ रख दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तुम ये बोलोगे सर यहाँ एफ नेट मैक्सिमम था या यहाँ टेंशन मैक्सिमम था, तो यहीं पर टेंशन मिनिमम कैसे पता चला। तो तुम देखो जो हम लोग अभी जस्ट सर्कुलर मोशन करा के आ रहे हैं पार्टिकल को, ऐसे सर्कुलर पाथ बनाए थे, उस सर्कुलर पाथ के केस में तुम देखो जब पार्टिकल यहाँ था तो यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम था कि नहीं, तो टेंशन मिनिमम कहाँ हुआ था, जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पे। उसी तरीके से हम लोग यहाँ जुगाड़ लगाए कि टेंशन अगर यहाँ मैक्सिमम होगा क्योंकि एफ नेट इधर है तो टेंशन यहाँ मैक्सिमम था, तो उसके जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट पर ही टेंशन क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। तो इसीलिए हम लोग जहां पे टेंशन मैक्सिमम होगा उसी जगह हम लोग की स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए। तो वो स्पीड कितना आ जाएगा, √5r g इफेक्टिव। और यहाँ से हम लोग क्या पुट कर दिए, g इफेक्टिव। क्लियर हो रही है कहानी। तो ये इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन किया। ठीक है, अच्छा अब देखो एक आध दो क्वेश्चन हम लोग एचसीवी का कर लेते हैं, सुनना ध्यान से। एचसीवी में क्या दिया था कि देखो हम तुमसे बोले ना, अभी वही दोबारा बात बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टफ अगर बहुत करना होगा तो वहां मल्टीपल चैप्टर्स का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए, 1D देख लिए, प्रोजेक्टाइल देख लिए और सर्कुलर देख लिए। ठीक है, अब एचसीवी का एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, सुनना ध्यान से। वहां पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा। एक्चुअली में एसएचएम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सुनो देखो ध्यान से, बोल क्या रहे हैं, कोई ब्लॉक है जिसका मास है m, चार्ज है q
और वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। देखो एक ऐसे ब्लॉक रख दे रहे हैं, ब्लॉक, इसका मास है m, चार्ज है q, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ लग रहा है। ये अभी इसका मेन पोजीशन है इस स्प्रिंग का, और ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब म्यू की वैल्यू 0 है, ठीक है। एट t इक्वल्स टू 0 हम लोग इसको ऑन कर दिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, एट t इक्वल्स टू 0। तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड, नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, ठीक है। सेकंड हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड, ठीक। दोनों चीजें पूछी जा रही है। और मेन पोजीशन पे यू की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। अब तुमको बताना है कि टाइम पीरियड कितना होगा और एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है। 5 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन अच्छे से ट्राई कर लो। फिर ट्राई करने के बाद सुनना, देखो अब हम लोग सॉल्यूशन पे बात करते हैं भाई। अगर हम सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग चले तो हम लोगों से पूछा जा रहा है, एक ब्लॉक दे दिए हैं जिसका मास पता है, चार्ज पता है, बोले सर ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं हम लोग ना, जैसे देखो एक चीज समझो, टाइम पीरियड जो होता है, जैसे हम अगर ब्लॉक को मान लो ऐसे लटकाते हैं, सुनना क्वेश्चन, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ऐसे हैंग करा दिए m, और ये वाला एक सिचुएशन ये ले ले, मान लो हम लोग ऐसे कुछ, ये इस तरीके से, ठीक है, ये भी m। अब अगर हम यहां तुमसे पूछे, दोनों है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है लेट से k। अब हम तुमसे यहां बोल रहे हैं कि ये बताओ कि इस केस में टाइम पीरियड कितना आएगा। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अभी तुम फिलहाल इसको याद रखो, ठीक है। और यहाँ पे भी t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। देखो अगर हम लोग इसको ऐसे ऐसे हैंग कराते, मान लो ऐसे ब्लॉक है, इसको हम ऐसे हैंग कराए छोड़ दें, इस तरह से ऐसे हैंग करा के छोड़ दें, तो तुम देखो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा कि नहीं। इस केस में अगर हम रखे तो नहीं ऑसिलेट करें, लेकिन अगर हम किसी ऐप से खींच लें तो फिर भी वो ऐसे एसएचएम करना शुरू कर देगा कि नहीं। लेकिन देखो दोनों केस में इसको चलाने का, खींचने का, ऐसे ऑसिलेट करने का काम कौन किया, mg, अगर कोई और फोर्स नहीं लगा रहे तब। लेकिन इसको तो कोई और फोर्स जैसे 2mg, 3mg, 1mg, mg/2, mg/3, mg/4 ये सब भी लगा सकते थे। लेकिन देखो दोनों के केस में टाइम पीरियड सेम आया है कि नहीं। तो क्या ख्याल रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स से केवल पोजीशन चेंज रहता है, मीन पोजीशन बदल जाता है। जैसे सोचो यहाँ पे मीन पोजीशन क्या होता है, मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जैसे इसको मीन पोजीशन नहीं बोल रहे हैं, ये मीन पोजीशन नहीं, एक्चुअली में ये इसका नेचुरल लेंथ है, ये अपने नेचुरल लेंथ पर है, यहाँ से जस्ट स्टार्ट किया, ठीक है। मीन पोजीशन बोलना तो गलत हो जाएगा। मीन पोजीशन क्या होता है, फिर से बता रहे हैं, मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पे पार्टिकल लगने वाला जो नेट फोर्स 0 हो और वेलोसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। यहां तक बात समझ में आ रही क्या। तो वैसी कहानी, बोले सर ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना, तुम देखो जब हम इसको हैंग कराएं तो जहां पे नेट फोर्स बैलेंस हुआ होगा और यहां जहां नेट फोर्स बैलेंस होगा, दोनों अलग अलग चीजें। जैसे अभी के केस में ये स्प्रिंग क्या हो सकता है, अपने नेचुरल लेंथ पे हो सकता है, लेकिन और तब ये ब्लॉक रुका हुआ रह सकता है। लेकिन अगर हम इसको ब्लॉक को रोक के रखना चाहें तो ये स्प्रिंग कुछ ना कुछ स्ट्रेच हो चुका होगा कि नहीं, सही बात है। तो तुम देखो नेचुरल लेंथ से ये अपने नेचुरल लेंथ पे एसएचएम कर रहा सकता है। फोर्सेस के बदलने से मीन पोजीशन बदल जाती है, लेकिन टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो तुम देखो ध्यान से, एक्चुअली में ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ तो टाइम पीरियड तो तुरंत निकालेंगे कि टाइम पीरियड जो होगा वो तो कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। कैसे निकालते वो तुमको एसएचएम चैप्टर पूरा पढ़ाया जा चुका होगा, ठीक है। देखो तो टाइम पीरियड की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, बोले सर ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो हम लोग को क्लियर हो गया था। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब हम लोग को खेल किसका खेलना है, एम्पलीट्यूड का। अब एम्पलीट्यूड पे बात करो, देखो ख्याल रखना ना, एम्पलीट्यूड जो होता है वो तुमको हम हल्का फुल्का रिवाइज करा दे रहा है। अगर तुम्हें पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो भी अच्छे से देख लो। एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन, ठीक है। एक्सट्रीम और मीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वही एम्पलीट्यूड का काम करता है। मीन से एक्सट्रीम के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। अच्छा एक्सट्रीम क्या होता है, एक्सट्रीम वो पोजीशन है जहां वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। एक्सट्रीम वो पोजीशन जहां वेलोसिटी क्या होती है, 0। मीन पोजीशन कौन सी होती है, जहां पे नेट फोर्स क्या होता है, 0, ठीक है। ये तुम्हें ख्याल रखना है, ये थोड़ी बेसिक बातें एसएचएम की कहानी है, इसलिए तुमको हल्का फुल्का यहाँ बता दिए। देखो t को 0 पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चालू किए तो इस पे फोर्स लगने लगा। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है कि नहीं, कितना, बोले QE। तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लग गया, कितना, QE। अच्छा इस इंस्टेंट पर अभी इसकी u की वेलोसिटी कितनी है, 0। अगर वेलोसिटी 0 तो ये एक्सट्रीम पोजीशन बना कि नहीं, बोले हाँ एक्सट्रीम पोजीशन बना, सही है। अच्छा अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन बन रहा है
और उस पर देखो अभी फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इस फोर्स की वजह से जो वो ब्लॉक है वो चलना शुरू हो जाएगा, बोले हाँ चलना शुरू हो जाएगा। अब देखो ये ब्लॉक चलना शुरू किया इधर की तरफ, अब जैसे ब्लॉक चलेगा वैसे स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा कि नहीं, और जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होता जाएगा तो ये इधर की तरफ अपना एक फोर्स लगाते जाएगा, बोले हाँ। इसका मतलब कि धीरे 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 जब ये जाता रहेगा आगे, देखो हम एक और पोजीशन बना रहे हैं, तो देख रहा एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा और ये जो ब्लॉक है वो यहां पहुंच जाएगा। देख रहा ये अभी नेचुरल लेंथ पे था, ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, मान लेते कितना स्ट्रेच हो गया, ये स्ट्रेच हो गया लेट से x नॉट, ठीक है। अच्छा, इस पे अभी फोर्स इधर लग रहा था, QE इधर लग रहा था, ठीक है। अच्छा, अभी इधर की तरफ क्या लगने लगेगा, किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से। कितना लगने लगेगा, बोले स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, kx होता है कि नहीं, तो तुम देखो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर लग गया। अच्छा, अब ये सोचो कि जब तुम ये बीच में जैसे तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो स्प्रिंग फोर्स लगने लगा होगा, लेकिन ज्यादा कौन रहा होगा, QE, तो भी ब्लॉक आगे गया होगा, फिर स्प्रिंग थोड़ा सा और खिंच गया होगा तो स्प्रिंग फोर्स और बढ़ गया होगा, लेकिन अभी भी QE ज्यादा रहा होगा। तो बोले तब तक आगे जा रहा है ये, मतलब तब तक ये इफेक्टिव फोर्स बचा रहेगा जब तक ये स्प्रिंग फोर्स इसको बैलेंस नहीं कर लेता, ठीक है। इस इंस्टेंट पर F नेट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स बढ़ते 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 इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर लेगा। बोले सर ठीक है। अच्छा, क्या इसके बाद ये रुक जाएगा, बोले नहीं, अभी भी आगे जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक आने में इस पर इफेक्टिव फोर्स, नेट फोर्स कितना लगा था, आगे की तरफ लगा था, तुम सोचो। तो ये पीछे स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, आगे कौन लगा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन ज्यादा कौन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक ज्यादा रहा ज्यादा रहा ज्यादा रहा, तो हमेशा जो नेट फोर्स था वो आगे की तरफ लगा रहा है कि नहीं। केवल ये एक इंस्टेंट है जहां पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तो हर बार जिधर नेट फोर्स था उधर ये एक्सेलरेशन भी आ गया कि नहीं, तो इसका मतलब कि ये आगे की तरफ लगातार एक्सीलरेट हो रहा था। तो अब उस एक्सेलरेशन की वजह से कुछ ना कुछ ये वेलोसिटी पा चुका होगा कि नहीं, और यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो इसकी मैक्सिमम रही होगी। अच्छा, अब ये पहचानने का तरीका था मीन पोजीशन को, कि उस पर नेट फोर्स 0 होता है मीन पोजीशन के केस में, और वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। अच्छा, ये अभी भी आगे जाता रहेगा, लेकिन अब जैसे ही आगे जाएगा तो अब स्प्रिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, तो धीरे 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 स्पीड रुक जाएगी, फिर पार्टिकल रुकेगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे 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 लगातार ये SHM करने लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा पोजीशन था हम लोग का, यहाँ पे वेलोसिटी 0 था कि नहीं, तो ये कौन सा पोजीशन था, एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे नेट फोर्स 0 है कि नहीं, तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन। तो ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग का एम्पलीट्यूड का काम किया कि नहीं, मतलब x नॉट एम्पलीट्यूड हो गया। अब इस केस में अगर हम F नेट 0 बैलेंस करा दें तो QE किससे बैलेंस हो जाएगा, KX नॉट से। तो यहां से x नॉट कितना आ जाएगा, QE अपॉन K। बात समझ में आ रही है। और ये x नॉट तब क्या बन जाएगा, हम लोग का एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। यहां तक बात क्लियर हो रही है क्या, तो ये इस तरीके से है। तो हम लोग से क्या कैलकुलेट कर लिए, टाइम पीरियड भी और एम्पलीट्यूड भी। क्लियर है कहानी, चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब एक और क्वेश्चन करते इसी तरीके का, वो भी HCV का ही क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। जैसे क्या बोल रहे हैं ना कि एक वॉल लिए हैं, ये वॉल जो है इसके थ्रू जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई उससे कोई चीज जितने स्पीड से टकराएगा उसका स्पीड वो कोलिजन के बाद भी उतना ही रहेगा। अगर वेलोसिटी के टर्म में बात करें तो कोई पार्टिकल जितने वेलोसिटी से टकराएगा उस पार्टिकल का वेलोसिटी कोलिजन के बाद बस उसका डायरेक्शन चेंज रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, हुआ क्या भाई, कोई पार्टिकल है, फ्रिक्शनलेस सरफेस अगेन ले लेते हैं, म्यू इक्वल 0, ठीक है। ये भी HCV का क्वेश्चन है। चार्ज और मास दोनों गिवन है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया इधर की तरफ, E ऑन किए, कितने पर, ये एट t = 0 पर ऑन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये सोचो तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, QE, इधर की तरफ ऐसे 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 QE, तो स्पीड बढ़ता रहेगा कि नहीं, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। यहाँ जैसे टकराएगा, जितनी स्पीड टकराएगा उतनी स्पीड से वापस चलना शुरू कर देगा। अच्छा, जब ये वापस जा रहा होगा जा रहा होगा जा रहा होगा जा रहा होगा, तो वापस जाते फोर्स अभी भी इधर ही लग रहा होगा, तो धीरे धीरे स्पीड घटती जाएगी कि नहीं, तो वापस जहां स्पीड 0 था वहीं जाके फिर से 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि भाई अगर कांस्टेंट फोर्स होता है तो आने और जाने में अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो वो टाइम सेम लगेगा। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस हम लोग को गिवन है, कितना, स्मॉल d, ठीक है। अच्छा, तो अब तुमसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन कि क्या ये मोशन SHM है भी कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड का मतलब
कि कितनी देर में वापस ये वहीं आ जाएगा जहां था, ठीक है। अच्छा, या कभी कभी बोलते हैं कि टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या है, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। ये इस तरीके की बात है। टाइम पीरियड पूछ रहा है, टाइम पीरियड को बोलने का एक और तरीका है टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन भी बोल सकते हैं। ये कैसा कोलिजन, यहाँ इस वॉल से होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। चलो 5 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो अच्छे से। फिर अब ट्राई करने के बाद सुनना, देखो पहली बात, एसएचएम कोई पार्टिकल तब करता है जब उस पर लगने वाला इफेक्टिव फोर्स ना -kx को फॉलो करे। अब तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है कि सर जो जस्ट अभी क्वेश्चन किए हैं उसमें तो ऐसा नहीं था, उसमें तो QE फोर्स लगा था, बोले गलत। एफनेट जो था वहां पे QE आगे लग रहा था लेकिन स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा था कि नहीं, कितना, -kx। तो देखो वो इफेक्टिवली जो नेट फोर्स है वो -kx के फॉर्म का बन जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें ख्याल रखना है कि F = -kx फॉलो करना चाहिए। लेकिन यहां सोचो, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर लगा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा इधर लग रहा होगा और वो कितना होगा, QE होगा, तो फोर्स कांस्टेंट हो गया कि नहीं। एक और बात, जो नेट फोर्स होना चाहिए ना वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए था। जैसे सोचो जब वो ब्लॉक, पिछले वाले क्वेश्चन को याद करो, जब वो ब्लॉक ऐसे आगे जा रहा था तो उस पर पीछे तरफ फोर्स लग रहा था कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरीके की कहानी है, ठीक है। तो अब तुम सोचो, अभी यहाँ फोर्स आगे लग रहा है, पार्टिकल भी आगे जा रहा है, तो ये वाला बात भी फॉलो नहीं हो पाया कि डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसा हुआ नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि वापस आते वक्त ऐसा हो जाएगा, क्या कि जब ये पार्टिकल वापस जा रहा होगा तो देखो इधर डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन पूरे पाथ में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है इस केस में, इसलिए ये एसएचएम मोशन नहीं कर रहा है। तो कैसा मोशन है ये, ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जब कोई अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा होता है। देखो ऐसा बस स्पीड बढ़ रहा है, टक रहा है, वापस जा रहा है, फोर्स पीछे लग रहा है, धीरे धीरे रुक जाएगा, फिर वापस फिर टक रहा है, फिर वापस, फिर ऐसे, तो ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन एसएचएम नहीं होगा, ठीक। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड ना ये बहुत आसान क्वेश्चन है टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में। कैसे, देखो स्टार्टिंग में रेस्ट में था, ये नहीं बोले तो तुम ध्यान से इसको समझो, रिलीज किए थे इसको यहाँ से। अब सुनना, अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स कितना लग रहा है, QE, फोर्स इक्वल क्या करेंगे, MA, तो बताओ A कितना आएगा, QE/m आया कि नहीं। तो तुम देखो ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, ना चार्ज बदल रहा है, ना मास बदल रहा है, एक्सप्रेशन कांस्टेंट लग रहा है। तो हम लोग S = UT + ½ AT² लगा सकते हैं, तो UT + ½ AT², बोले सर ठीक है। अच्छा, अब S की बात करो भाई, S कितना है, D कितना चलना है, उसको D चलना है कि नहीं। स्टार्टिंग में रेस्ट में तो U0, ½ A की वैल्यू कितनी, तो A की वैल्यू है QE/m × T²। तो देखो जो T आया वो अंडर रूट में 2mD/QE आ गया कि नहीं। ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है जाने वाला, ठीक है। अब यहाँ जितनी स्पीड से कितनी स्पीड से पहुंचा होगा तो वो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, V = 0 + AT से, V = U + AT तो रख सकते हैं हम लोग यहाँ से निकाला, क्योंकि T पता है, A पता है, तो हम लोग रख देंगे। तो तुम देखो उतनी स्पीड से वापस आएगा, लेकिन धीरे धीरे फोर्स पीछे लग रहा है ना, तो धीरे धीरे स्पीड घटती जाएगी और वापस A रेस्ट में आ जाएगा। कितने टाइम में, बोले उतने ही टाइम में। तो अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करेंगे कि भाई टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड 2T हो जाएगा कि नहीं। तो 2T तो कितना हो जाएगा, देखो 2 √T की वैल्यू कितनी है, 2mD/QE, ठीक है। अच्छा, अगर हम 2 को अंदर भेज दे तो कितना आ जाएगा, √8mD/QE, क्योंकि रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा ना वो। तो देखो ये हम लोग का क्या मिल गया, टाइम पीरियड। अब बात ये आती है कि सर ये टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कैसे हुआ। देखो जैसे अगर तुमको ये पता लगाना है तो वो भी यही आया है। कैसे, देखो जैसे मान लो यहाँ कोलिजन करके गया, ठीक है, तो अगला कोलिजन कब होगा, जब ये गया फिर आया, तो अगला कोलिजन तब होगा। इसका मतलब तो भी तो 2T टाइम लगा ना, तो भी वो यही बात हुआ कि नहीं। तो देखो इसका मतलब कि ये मोशन एसएचएम नहीं है और टाइम पीरियड कितना है, √8mD/QE, ठीक है। चलो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डायपोल मोमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लो, डायपोल मोमेंट किसका निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग अब इलेक्ट्रिक डायपोल स्टार्ट करेंगे। चलो इसको अच्छे से देख लो, ये थोड़ा टफ से क्वेश्चन थे इसमें काफी सारे, इसलिए तुम ध्यान देना इस बात को। कोशिश ये करना कि वीडियो को 2, 3, 4 बार देखो और कहीं कहीं से क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। HCV या NCERT खोजो और NCERT से क्वेश्चंस करो उसमें, ठीक है। चल
बस करो। थैंक यू।